Hello everyone, good evening. My name is Paridhi Srivastava and I hope you all are doing good. So, आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का जो हमारा वीडियो है, that is how to revise jurisprudence in last 25 days for UGC NET 2023. Now that we know कि UGC NET में hardly 20-25 days बचे हुए हैं, ठीक है? And when it comes to UGC NET specifically law, उसके लिए why only jurisprudence और भी जो subjects होते हैं ना, CRPC, CPC, Consti, Administrative Law, IHL and contract के भी questions आते हैं, तो why only jurisprudence? Jurisprudence के लिए specific video क्यों? Okay, now इसलिए jurisprudence के लिए एक स्पेसिफिक वीडियो बिकॉज वी नो दैट जब हम कुछ पास्ट ईयर पेपर्स देखते हैं या फिर हम जब पास्ट ईयर्स का कुछ ट्रेंड देखते हैं तो ये चीज़ बहुत देखी गई है यूजीसी नेट में कि jurisprudence के काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. नाउ अगेन टू टेल कि यूजीसी क्योंकि कोई बहुत ज़्यादा टफ एग्जामिनेशन नहीं है, अगर आप सही स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं, सही तरीके से पढ़ते हैं एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली सही टॉपिक्स पढ़ते हैं तो आप उसको क्लियर कर सकते हैं. मैंने खुद ने यूजीसी नेट क्लियर करा है, दैट टू इन फर्स्ट अटेम्प्ट, तो आप भी कर सकते हैं. दैट इज वेरी इजी. यू जस्ट नीड टू नो कि हमको क्या पढ़ना है और उस क्या में भी कैसे पढ़ना है, कितनी कितनी चीजें पढ़नी है. बहुत सारा पढ़ने की जरूरत नहीं है. अगेन वाई ओनली जूरिस्प्रूडेंस, क्योंकि एक बहुत वास्ट सिलेबस होता है. जूरिस्प्रूडेंस में बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारे जूरिस्ट होते हैं, उनकी बहुत सारी बातें होती हैं. तो अब इतनी सारी बातों में से हम क्या पढ़ें, क्या ना पढ़ें, क्या याद करें, क्या याद ना करें, और स्पेसिफिकली यूजीसी के लिए कितना जूरिस्प्रूडेंस काम का है, ये हम सारी चीजें आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं. ऑल्सो बाकी सब्जेक्ट्स के लिए फॉर एग्जांपल सीआरपीसी, आईपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन, ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो आप अपने कॉलेज लेवल पे भी पढ़ के आते हो. उसके अलावा आप अगर मान लीजिए जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर कोई भी और एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको आइडिया रहता है. कॉन्स्टिट्यूशन सबको आता है, सीआरपीसी, आईपीसी, एविडेंस, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इतना सबको ही आता है. पब्लिक इंटरनेशनल लॉ भी लोगों को आता है बिकॉज कॉलेजेस में अच्छे से पढ़ाया जाता है. जूरिस्प्रूडेंस के बारे में जब हम आते हैं तो थोड़ा सा वास्ट सब्जेक्ट है, लेंदी है और बहुत सारी चीजें होती हैं याद करने के लिए, रटने के लिए, तो कंफ्यूजन क्रिएट होता है. सो दिस वीडियो इज डेडिकेटेड जहां पे हम ये देखेंगे कि हमको जूरिस्प्रूडेंस में क्या क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है. इसके आगे आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है. वन मोर थिंग, इससे पहले भी ऑलमोस्ट एक वीडियो मैं लेकर आई थी जिसमें हमने पेपर 1 और पेपर 2 दो वीडियोस थे जिसमें हमने सेपरेटली डिस्कस किया था कि पेपर 1 के जितने भी टॉपिक्स थे उसमें से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या हैं और उसमें आपको क्या क्या पढ़ना है. सिमिलरली मैं एक और वीडियो लेकर आई थी दैट वाज जिसमें हमने ये डिस्कस किया था कि पेपर 2 में क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है और उसमें हमको क्या क्या पढ़ना है. तो आप चाहें तो उस वीडियो को भी जाके देख सकते हैं. ओके, सो टू बिगिन विद द टुडेज वीडियो, सबसे पहले देखिए, जब हम यूजीसी नेट के बारे में बात करते हैं वी नो कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है. नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है इसका मतलब हम तुक्के लगा सकते हैं. बट अगेन तुक्के सही कब होंगे, तुक्के लगाना इज वन थिंग, तुक्के सही होना इज अनदर थिंग, राइट. तो तुक्के सही कब होंगे, जब हमको नॉलेज होगी इस चीज के बारे में. तो अगर आपको ये पता है कि ऑप्शन ए, बी, सी, डी में से ए, बी और सी सही नहीं है या फिर किसी और चीज के बारे में बात करते हैं देन डेफिनेटली द आंसर वुड बी व्हाट, द आंसर वुड बी डी. तो इसीलिए ही हम इतनी इतनी चीजें मेंशन करके रखा हुआ मैंने इस पूरे स्लाइड में, और हमको इन्हीं चीजों से स्टिक करके चलना है और इतनी चीजें हमको पता होनी चाहिए. So now, without wasting any time, first thing, what is jurisprudence and what is law? ठीक है, जूरिस्प्रूडेंस क्या होता है, एक एब्स्ट्रैक्ट लॉ होता है, एक जनरल लॉ होता है. तो जूरिस्प्रूडेंस क्या होता है ये आपको जानने की जरूरत है. लॉ क्या होता है, अब जूरिस्प्रूडेंस क्या होता है, लॉ क्या होता है, इसके बारे में अलग अलग जूरिस्ट ने अलग अलग ओपिनियंस दिए हैं. जब हम जूरिस्प्रूडेंस के बारे में बात करते हैं तो वी नो कि बहुत सारे जूरिस्ट हैं, उनकी जूरिस्प्रूडेंस को लेके काफी सारी कमेंट्स होंगे, लॉ को लेके बाकी सारी बहुत सारे कमेंट्स होंगे इनफैक्ट. तो हमको सारे नहीं बट हाँ कुछ, जैसे कि बेंथम हो गए, सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन है तो फाउंडर बोले जाते हैं, ठीक है. ऑस्टिन हो गया एनालिटिकल स्कूल से, अल्पेन, हॉलैंड, सालमेंड, प्रोफेसर एलन, रॉस्को पाउंड, कीटन, जूलियस स्टोन, पैटरसन, ये सब कुछ जूरिस्ट के मैंने यहाँ पे नाम लिख रखे हैं जिनकी जूरिस्प्रूडेंस की डेफिनेशन और जिनकी लॉ की डेफिनेशन सबने अलग अलग डिफाइन करा है. जूरिस्प्रूडेंस को और लॉ को आपको पता होनी चाहिए. देन हम आगे स्कूल्स देखेंगे, ठीक है. स्कूल्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस वी नो काफी स्कूल्स भी डिटेल में कई बार पूछे जाते हैं. सो उन स्कूल्स के फादर कौन है, फादर ऑफ जूरिस्प्रूडेंस कौन है,
जो इंपॉर्टेंट पर्सन है जैसे कि बेंथम हो गए, ऑस्टिन हो गए, इन लोगों की कुछ बुक्स लिखी होती हैं। तो कुछ फेमस बुक्स जो होंगी आपको ये पता होना चाहिए कि कोई बुक है तो वो बेंथम की बुक है, वो ऑस्टिन की बुक है, सारी याद नहीं करना है। कुछ फेमस बुक जो होती हैं जो बार बार पूछी जाती हैं, सिर्फ वही करना है, ठीक है। जब हम बेंथम के बारे में बात करें, फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, व्हाट इज जूरिस्प्रूडेंस एंड व्हाट इज लॉ के ऊपर। तो बेंथम ने कहा था कि जूरिस्प्रूडेंस ना दो तरीके का होता है, एक्सपोजिटोरियल और दूसरा सेंसोरियल, ठीक है। ये था बेंथम का कहना जूरिस्प्रूडेंस को लेके। एक्सपोजिटोरियल मतलब एज इट इज, ठीक है, जैसा है वैसा, और सेंसोरियल मतलब जैसा होना चाहिए, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे बेंथम ने जूरिस्प्रूडेंस को दो तरीके से बताया, एक एक्सपोजिटोरियल एक सेंसोरियल। उसके अलावा बेंथम ने लॉ को कैसे डिफाइन करा कि लॉ क्या है, एक असेंबलेज ऑफ साइंस है। अगेन ये जूरिस्ट हैं, इनकी जो भी कमेंट होगा, फॉर एग्जांपल अगर ये लॉ को डिफाइन करेंगे तो बहुत बड़ा सा पैराग्राफ होगा, उसमें 4-5 लाइनें होंगी। क्या हमको वो पूरा पैरा याद करना है? नहीं, हम लिख नहीं रहे हैं, हम मेंस में आंसर राइटिंग नहीं कर रहे जो हमको पूरा पैरा याद होना चाहिए। हम उस इतने बड़े पैसेज को, इतने बड़े पैराग्राफ को 4 पॉइंट्स में तोड़ेंगे, जैसे कि मैंने इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। इन 4 लाइनों में 4 पॉइंट्स बना के हमको उसकी डेफिनेशन याद हो सकती है। अब अगर इनमें से आपको एक भी पॉइंट याद होगा ना, और वो एक भी पॉइंट 4 ऑप्शंस में से आपको मिल जाएगा, तो आपको पता होगा कि ये ही डेफिनेशन थी जो बेंथम ने दी थी। तो लॉ से रिलेटेड क्या कहा गया था? फर्स्ट, assemblage of science conceived by sovereign, observance of conduct by people under power, ठीक है। कुछ ऐसे साइंस हैं जो कि ठीक है, जो कि सोवरेन ने दिए हैं, जिनको ऑब्जर्व करना है, कौन करेगा? पीपल करेंगे, जो कि इन सोवरेन के अंडर है, ठीक है। सो आपको जूरिस्प्रूडेंस क्या होता है, लॉ क्या होता है, ठीक है, अलग अलग जूरिस्ट ने क्या क्या डेफिनेशन दे रखी है जूरिस्प्रूडेंस के बारे में, लॉ के बारे में, हु इज द फादर ऑफ जूरिस्प्रूडेंस, उनकी फेमस बुक्स कौन सी हैं, ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। नाउ कमिंग टू सोर्सेज ऑफ लॉ। सोर्सेज ऑफ लॉ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वी नो 3 सोर्सेज यहाँ पे देखे जाते हैं। फर्स्ट इज योर लेजिस्लेशन, प्रीसिडेंट एंड कस्टम्स। तो पहले मैं कस्टम्स के बारे में बात करती हूँ। तो कस्टम्स के बारे में जो बहुत कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है हर बार, वो है एसेंशियल्स ऑफ कस्टम। बहुत कॉमन क्वेश्चन है, यूजीसी में कई बार पूछा गया है कि कस्टम के एसेंशियल्स में क्या होना चाहिए, कि कस्टम रीजनेबल होना चाहिए, है ना, एंटिक्विटी वाली चीजें हैं। ओके, आई एम नॉट राइटिंग एवरीथिंग। सो कस्टम जो है वो रीजनेबल होना चाहिए, कंसिस्टेंट होना चाहिए, सर्टन होना चाहिए, एंटिक्विटी होनी चाहिए। अच्छा, आज की वीडियो में हम सारी चीजें पढ़ नहीं रहे हैं, बस हमको क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या कवर करना है, वो सारी चीजें डिस्कस कर रहे हैं। तो एसेंशियल्स ऑफ कस्टम्स डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, रीड करना इंपॉर्टेंट है। कस्टम्स को लेके अलग अलग लोगों की क्या क्या ओपिनियन थी। फॉर एग्जाम्पल जब हम एनालिटिकल स्कूल के बारे में बात करते हैं, तो एनालिटिकल स्कूल वाले कौन हो गए? बेंथम हो गए, ऑस्टिन हो गए। इन्होंने बोला कि कस्टम तो कोई सोर्स ऑफ लॉ होता ही नहीं है, कस्टम इज नॉट अ सोर्स ऑफ लॉ। एनालिटिकल स्कूल के लिए द ओनली सोर्स ऑफ लॉ, द गुड, द बेस्ट सोर्स ऑफ लॉ इज द लेजिस्लेशन। क्यों? क्योंकि कमांड ऑफ द सोवरेन, यही थ्योरी होती है, कमांड ऑफ द सोवरेन, यू नो, और द लॉ मेड बाय इंटेलिजेंट बीइंग फॉर इंटेलिजेंट बीइंग। ये सारी चीजें आर द डेफिनेशन व्हिच आर गिवन बाय द जूरिस्ट बिलोंगिंग टू द एनालिटिकल स्कूल। फॉर एग्जाम्पल बेंथम हो गए या फिर ऑस्टिन हो गए, तो उनके लिए कस्टम्स कुछ भी नहीं था। बट व्हेन वी टॉक अबाउट हिस्टोरिकल स्कूल, उनके लिए कस्टम सब कुछ था। उन्होंने ये बोला, हिस्टोरिकल स्कूल वालों ने ये बोला कि लॉ बनता ही कस्टम्स में से है। एक सोसाइटी है, उन वो लोग कुछ कस्टम्स फॉलो करते हैं और उन्हीं कस्टम से हम लॉ बनाते हैं। तो एनालिटिकल स्कूल वालों ने कस्टम्स को हटा दिया कि कस्टम्स तो कुछ होते ही नहीं है। पर हिस्टोरिकल स्कूल वालों ने बोला नहीं, कस्टम्स इज एवरीथिंग। तो अलग अलग लोगों के क्या ओपिनियन है। सिमिलरली हम लेजिस्लेशन के बारे में बात करें तो एक सुपीरियर लेजिस्लेशन होता है, एक सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन होता है, जिसको हम डेलीगेटेड लेजिस्लेशन भी बोलते हैं। फिर अगेन अलग अलग जूरिस्ट को के व्यूज क्या है लेजिस्लेशन को लेके। देन प्रीसिडेंट, ठीक है, वी ऑल नो प्रीसिडेंट्स क्या होते हैं, ठीक है। प्रीसिडेंट्स के भी बहुत सारे टाइप होते हैं, टाइप्स इंपॉर्टेंट है, जैसे कि डिक्लेरेटरी प्रेसिडेंट हो गया, जो कि एग्जिस्टिंग लॉ को ही डिक्लेयर करता है, दैट वुड बी योर डिक्लेरेटरी प्रेसिडेंट। उसके अलावा ओरिजिनल प्रेसिडेंट्स होते हैं जो कि एक नया रूल ऑफ लॉ लेकर आते हैं, या फिर उसके अलावा यू नो कंडीशनल कुछ प्रेसिडेंट्स होते हैं, अथॉरिटेटिव होते हैं, जैसे कि आर्टिकल 141, यू नो परसुएसिव होते हैं। तो अलग अलग टाइप्स ऑफ प्रेसिडेंट और अलग अलग लोगों का क्या व्यू है प्रेसिडेंट्स को लेके, दैट इज इंपॉर्टेंट।
स्कूल्स में देख लेते हैं। सो स्कूल्स में सबसे पहले तो बहुत सारे स्कूल्स, एनालिटिकल स्कूल, हिस्टोरिकल स्कूल, फिलोसफिकल स्कूल, सोशलॉजिकल स्कूल, नेचुरल लॉ स्कूल, रियलिस्ट स्कूल। तो एक टेबल बनाई है, ठीक है, इन सारे ही आप स्कूल्स के नाम लिखिए और उसके बाद वहां पे जिन जिन लोगों ने फाउंड करा है उस स्कूल का, फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए नाटिकल स्कूल है, उनके फाउंडर ऑस्टिन है, तो उनका नाम उसके सामने रखिए। सोशलॉजिकल स्कूल है, उनका फाउंडर, हिस्टोरिकल स्कूल है सैविग्नी। ऐसे करके आप सारी फाउंडर्स और उस स्कूल का नाम लिखिए, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं हु इज द फाउंडर ऑफ एन आर्टिकल स्कूल, तो यू शुड नो कि ऑस्टिन इज द पर्सन। नाउ एन आर्टिकल स्कूल में, या वन मोर थिंग, तो ये तो चीज हो गई आपको एक टेबल में कि फाउंडर्स की लिस्ट बनानी है। दूसरा व्हाट यू नीड टू डू इज दैट उस स्कूल के फेमस कौन से पर्सन है या फिर जो भी फेमस ज्यूरिस्ट हैं उनकी लिस्ट बनाइए, ठीक है। क्योंकि जब यूजीसी नेट में अगर मान लीजिए आपको कोई भी पैसेज आता है, पैराग्राफ आता है, ठीक है, मान लीजिए कमांड ऑफ द सोवरेन थ्योरी को लेके उन्होंने कोई पैसेज या पैराग्राफ दिया, उसमें से 4 ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन सैविग्नी, सेकंड ऑप्शन इज लाइक एलरिच, थर्ड ऑप्शन इज लाइक रोजियू, फोर्थ ऑप्शन इज लाइक ऑस्टिन। तो यू नो कि जो बाकी के 3 हैं ये तो बिल्कुल भी नहीं है। सैविग्नी हिस्टोरिकल स्कूल के हैं, ड्यूगेट जो है वो सोशियोलॉजिकल स्कूल के हैं, बाकी के जो जूरिस्ट है वो इसके तो नहीं है। तो बचा ऑप्शन क्या है? डेफिनेटली ऑस्टिन बचा है, राइट। सो इस तरीके से जब आपको पता होगा ना कि ये लोग हैं हिस्टोरिकल स्कूल के, ये लोग हैं एनालिटिकल स्कूल के, तो अगर एनालिटिकल स्कूल से रिलेटेड कोई भी बात की जाएगी, कमांड ऑफ द सोवरेन थ्योरी से रिलेटेड कोई भी बात की जाएगी, तो इनमें से कोई एक ऑप्शन होगा, ठीक है। दिस इज हाउ आप तुक्के भी सही कर सकते हो। हिस्टोरिकल स्कूल से रिलेटेड कोई भी बात की जाएगी तो इनमें से कोई एक ऑप्शन सही होगा। सोशलॉजिकल स्कूल से रिलेटेड कोई बात की जाएगी तो इनमें से कोई एक ऑप्शन सही होगा, ठीक है। सो दिस इज व्हाई यू नीड टू हैव अ रफ आइडिया कि कौन जूरिस्ट कौन से स्कूल्स को बिलोंग करते हैं। तो इस टेबल में आप एक टेबल बनाइएगा जिसमें आप 5-6 स्कूल्स के नाम लिखोगे, उनके फाउंडर्स लिखोगे और उनके फेमस जूरिस्ट लिखोगे। सो एनालिटिकल स्कूल में कौन हो गए? ऑस्टिन, हार्ट, केल्सन, सालमन, हॉलैंड। हिस्टोरिकल में सैविग्नी, मैने, मॉन्टेस्क्यू, पुश्ता। सोशलॉजिकल में वी हैव एलरिच, पाउंड, ड्यूगेट, ये सारे लोग हैं। नाउ ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। यस, सो नेचुरल लॉ स्कूल, जैसे कि नेचुरल लॉ स्कूल में सोक्रेटिस है, अरिस्टोटल है, स्टोइक है, काफी पुराने जूरिस्ट हैं ये लोग। फिलोसफिकल स्कूल में भी हैव ह्यूगो, क्रोशियस, कैंट, हीगल, कॉलिन के बारे में अभी हम थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे। रियल स्कूल में W.O. होम्स, ग्रे एंड यस। अब हम आगे बढ़ते हैं टू कॉन्सेप्ट्स ऑफ राइट एंड जूरिस्प्रूडेंस। तो राइट्स का कंसेप्ट एंड जूरिस्प्रूडेंस, इससे भी काफी सारे क्वेश्चंस पहले देखे गए हैं। अगेन द सेम थिंग, ठीक है। क्या कि अलग अलग लोगों की क्या ओपिनियन रही है राइट्स को लेके, बहुत लोगों ने बहुत सारी बातें करी हैं। उसमें से जो इंपॉर्टेंट लोग हैं, बेंथम, ऑस्टिन, ग्रे, इन लोगों के बारे में आपको पता होना चाहिए। देन कुछ एसेंशियल कंडीशंस होती हैं लीगल राइट की, इतना आपको पता होना चाहिए कि लीगल राइट होने के लिए क्या क्या एसेंशियल कंडीशंस है वो। देन दो थ्योरीज होती हैं, ये इंटरेस्ट थ्योरी एंड विल थ्योरी, एंड दिस इज लाइक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? क्योंकि कई बार यूजीसी में इंटरेस्ट थ्योरी और विल थ्योरी दोनों के बारे में पूछा गया है। इंटरेस्ट थ्योरी में क्या है कि लोगों का जो इंटरेस्ट है दैट इज बिगर देन विल। जस्ट विल थ्योरी में उसका उल्टा है कि लोगों का जो विल होगा वो उनके इंटरेस्ट से बड़ा होगा। उसके अलावा काइंड्स ऑफ राइट आपको पता होना चाहिए। उसमें व्हाट इज राइट इन रेम, राइट इन पर्सन, एम, पर्सनल राइट, प्रोप्राइटी राइट। इसमें वो क्वेश्चन कैसे देंगे वो आपको अगेन एक सिचुएशन बना के दे देंगे, एंड दे लास्ट यू कि इसमें कौन सा राइट है किसी पर्सन का, पॉजिटिव राइट, नेगेटिव राइट, परफेक्ट, इम्परफेक्ट, प्रिंसिपल, एसेसरी, लीगल कॉर्पोरियल राइट है कि इनकॉर्पोरियल राइट है, राइट एंड रेम है कि पर्सन एम है। ये सारी चीजें बहुत बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बहुत टफ नहीं होता है, बट आपको पता सब होना चाहिए कि ये सारे राइट्स क्या होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट जो जूरिस्ट है उनका क्या कहना है इन राइट्स को लेके, एंड थ्योरीज, ये तो पक्का ही पता होना चाहिए, इसके ऊपर काफी क्वेश्चंस बने। देन लीगल पर्सनालिटी, लीगल पर्सनालिटी अगेन द सेम थिंग, ओपिनियन ऑफ सालमन, सैविग्नी, ग्रे, ऑस्टिन, ठीक है। अगेन लीगल पर्सनालिटी में भी हम काइंड्स देखते हैं, ठीक है। एक होता है नेचुरल पर्सन जो कि ह्यूमन बींग्स होते हैं, दैट इज नेचुरल पर्संस। लीगल पर्सन जो कि डीम्ड ह्यूमन बींग्स होते हैं, जो कि ह्यूमन बींग्स नहीं होते हैं, ना ही उनमें एसेंशियल ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, बट जिनको हम ह्यूमन बींग्स मानते हैं। देन डेड पर्सन, जिनका कोई राइट नहीं होता, उनका राइट, उनका एक्शन विद देयर डेथ खत्म हो जाता है। अनबॉर्न पर्सन हमने टीपीए में पढ़ा ही है। लोअर एनिमल्स, ठीक है। देन अगेन थ्योरी ऑफ लीगल पर्सनालिटी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
इसके ऊपर भी काफी सारे क्वेश्चंस पहले देखे गए हैं। थ्योरीज ऑफ लीगल पर्सनालिटी में यू शुड नो अबाउट फिक्शन थ्योरी, कंसेशन थ्योरी, पर्पस थ्योरी, ब्रैकेट थ्योरी, रियलिस्ट, ऑर्गेनिज्म थ्योरी एंड ओनरशिप थ्योरी। इन सब थ्योरी के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा अंदाजा होना चाहिए, बहुत ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है। क्या होता है, कंसेप्ट पता होगा तो आप आंसर्स मार्क कर सकते हो, बहुत इजिली मार्क कर सकते हो। नाउ मूविंग टूवर्ड्स अगेन कंसेप्ट ऑफ ओनरशिप। अब ओनरशिप में भी अलग अलग लोगों के क्या ओपिनियंस थे ओनरशिप को लेके, ठीक है। कुछ 2-4 आप लोग ऐसे फिक्स कर लो जिनका ओपिनियन आप हर चीज को लेके याद रख रहे हो, जैसे कि बेंथम, ऑस्टिन, सालमंड, ये लोग कुछ इंपॉर्टेंट ज्यूरिस्ट है। देन वी शुड नो द एसेंशियल्स। फर्स्ट क्या है, जैसे कि मैंने इससे पहले भी बोला था, राइट्स के क्या एसेंशियल्स होंगे, इस तरीके से ओनरशिप के लिए क्या एसेंशियल्स होंगे। इनडेफिनेट यूज, अनरिस्ट्रिक्टेड डिस्पोजिशन, राइट टू पजेस, पार्ट विद द प्रॉपर्टी एंड स्टिल बी द ओनर। तो ये कुछ एसेंशियल्स ऑफ ओनरशिप हो गए। देन यू शुड नो अबाउट टाइप्स ऑफ ओनरशिप। अब यहाँ पे भी ओनरशिप के क्या क्या टाइप्स होते हैं, कॉर्पोरियल एंड कॉर्पोरियल क्या होता है, सोल ओनरशिप, को ओनरशिप क्या होता है, लीगल एंड इक्विटेबल ओनरशिप क्या होता है, ट्रस्ट ओनरशिप, बेनिफिशियरी ओनरशिप क्या होता है, एब्सोल्यूट, लिमिटेड, वेस्टेड, कंटिंजेंट। ये सारे के बारे में आपको थोड़ी थोड़ी नॉलेज होना इंपॉर्टेंट है। इससे ज्यादा आपको बहुत ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, दिस मच वुड बी सफिशिएंट। Now moving towards possession. Yes. So wait, types of possession: corporeal, incorporeal, mediate and immediate, constructive possession, adverse possession। इन सब के बारे में थोड़ी थोड़ी सी नॉलेज वुड बी सफिशिएंट। अब हम आते हैं टुवर्ड्स स्कूल कि अब इन स्कूल्स में वी नो कि स्कूल्स की थ्योरी बहुत बड़ी है, बहुत सारे जो एनालिटिकल स्कूल के जूरिस्ट हैं उन्होंने बहुत सारी चीजें बोली हैं। फिर अगर किसी एक जूरिस्ट ने कोई एक स्टेटमेंट दिया है तो उसका क्रिटिसिज्म वाले फिर 3 और हैं। तो हमको बहुत ज्यादा इसको डीप में जाके नहीं पढ़ना है। हमको क्या क्या ध्यान रखना है कि अगर एनालिटिकल स्कूल है तो उनके फाउंडर कौन है, जो फाउंडर है उन्होंने कुछ अगर फेमस बुक्स लिखी हैं तो उन्होंने कौन सी फेमस बुक्स लिखी हैं। कुछ थ्योरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, हीडोनिज्म थ्योरी किसने दी है, यूटिलिटेरियन थ्योरी किसने दी है, लेजस फेयर किसने दी है, ये थ्योरीज क्या होती हैं और ये किसने दी है, इतना पता होना चाहिए। हार्ट, एचएलए हार्ट जो जूरिस्ट थे उन्होंने प्राइमरी रूल्स एंड सेकेंडरी रूल्स के बारे में बताए थे, तो वो क्या होते हैं। केल्सन बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, इन्होंने दी थी ग्रंडनॉर्म थ्योरी। तो ग्रंडनॉर्म थ्योरी क्या होता है, इन्होंने नॉर्म्स के बारे में बताया था कि एक होता है मॉरल नॉर्म, एक होता है लीगल नॉर्म। तो ये क्या होता है, प्योर थ्योरी ऑफ लॉ, आई थिंक सबको ही पता होती है ये। व्हाट इज प्योर थ्योरी ऑफ लॉ, कि लॉ जो है इट शुड बी अनइफेक्टेड फ्रॉम एनी पॉलिटिक्स, एथिक्स, सोशियोलॉजी और एनी अदर थिंग। प्योर थ्योरी ऑफ लॉ मतलब लॉ जैसा है वैसा, लॉ अनइफेक्टेड बाय एनी अदर थिंग, ठीक है, दैट इज प्योर थ्योरी ऑफ लॉ। देन नॉर्मेटिव साइंस, ग्रंडनॉर्म थ्योरी, ये सारी चीजें, इन सब का आपको आइडिया होना चाहिए एनालिटिकल स्कूल में, ठीक है। अच्छा, इफ आई गिव यू एन आइडिया ऑफ एनालिटिकल स्कूल की व्हाट एनालिटिकल स्कूल जूरिस्ट हैड द ओपिनियन, मतलब बेसिकली एनालिटिकल स्कूल के बारे में जब हम बात करते हैं और उनके जूरिस्ट के बारे में बात करते हैं, तो एनालिटिकल स्कूल के जूरिस्ट का बस इतना मानना था कि एक सोवरेन है, एक सुपीरियर पर्सन है जो उसके नीचे के जो लोग हैं उनको ऑर्डर्स दे रहा है, जिसको हम बोलते हैं कमांड ऑफ द सोवरेन, और बैक्ड बाय सैंक्शन, कि एक बड़ा आदमी है, एक सोवरेन पर्सन है, उसके नीचे कुछ लोग हैं, ठीक है, जो उससे इंफीरियर हैं, और इन लोगों को इसकी बात माननी है, और अगर इन्होंने नहीं मानी इनकी बात तो इनको लगेगा सैंक्शन। सैंक्शन मतलब क्या, पनिशमेंट। तो इनके हिसाब से लेजिस्लेशन वाज द बेस्ट सोर्स ऑफ लॉ। क्यों, क्योंकि लेजिस्लेशन कौन बना रहा है, सोवरेन बना रहा है, लेजिस्लेशन ही कमांड होगा, तो कमांड ऑफ द सोवरेन। नाउ व्हेन वी मूव टुवर्ड्स हिस्टोरिकल स्कूल, ये लोग मानते थे कि कस्टम से अच्छा सोर्स ऑफ लॉ और कुछ नहीं है। इसका मतलब ये कि सोसाइटी को बड़ा मानते थे, बोलते थे कि सोसाइटी जब इवॉल्व हुई है तो सोसाइटी से ही क्या बना है, लॉ बना है, कस्टम्स जो है उसी से हमने लॉ बनाया है। इनके फाउंडर कौन थे, सैविग्नी थे। सैविग्नी की कुछ इंपॉर्टेंट फेमस बुक्स हैं वो, सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी ऑफ वोल्केगीस्ट, ठीक है, ये पता होनी चाहिए कि थ्योरी ऑफ वोल्केगीस्ट किस बारे में है, किसने दी थी और क्या बात करती है। देन उसमें और भी जो कुछ लोग हैं, दैट इज हेनरी मैने, इन्होंने डेवलपमेंट एंड स्टेजेस ऑफ लॉ के बारे में बात की थी, डिविजन ऑफ सोसाइटी के बारे में बात की थी, ये भी पता होना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं वेयर दे आस्क यू कि ये कंसेप्ट, ये थ्योरी किसने दी थी या फिर किसके द्वारा प्रोपाउंड की गई थी। नाउ सोशलॉजिकल स्कूल ये मानते थे कि लॉ और सोसाइटी जो है वो एक दूसरे से जुड़ी हुई है, ठीक है। क्योंकि वी नो सोसाइटी बहुत डायनेमिक होती है, इट चेंजेस विद टाइम, तो जैसे जैसे सोसाइटी चेंज होगी वैसे वैसे लॉ को भी चेंज होना चाहिए। दैट वाज ऑल अबाउट सोशलॉजिकल स्कूल। सो इनके फाउंडर कौन थे, एलरिच थे। इनके एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन से ड्यूकेट, जिन्होंने सोशल सॉलिडारिटी के बारे में बात करा था। सोशल सॉलिडारिटी क्या होता है, इंटरडिपेंडेंस,
मतलब कि कोई भी एक ऐसी कंट्री नहीं है या फिर ऐसा कोई भी पर्सन नहीं है जो अपने आप में इंडिपेंडेंट हो। इसका एग्जांपल ले लीजिए कि हम लोग ऑयल जो है वो इंपोर्ट करते हैं, ठीक है, अरब नेशन से। सो उनके पास ऐसी कुछ चीज़ें होंगी जो जिनकी मान लीजिए हमारे पास स्कैरसिटी है, या फिर हमारे पास कुछ ऐसी रिसोर्सेज होंगी जो जिनकी जिसकी स्कैरसिटी उनके पास है। सो अकॉर्डिंग टू द सोशल सोसाइटी, दिस थ्योरी ऑफ ड्यूगेट, उन्होंने कहा था कि सोसाइटी में हम सब एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। तो that is what social solidarity is all about. Then Roscoe Pound was very famous for his social engineering theory. ये भी कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि who gave the social engineering theory, और अगर वो इस तरीके से डायरेक्ट नहीं पूछेंगे तो आपको बड़ा सा आपको एक लाइन देंगे, पैसेज या पैराग्राफ देंगे जिसमें कई जगह वो सोशल इंजीनियरिंग के बारे में बात करेंगे और फिर पूछेंगे कि ये पैसेज या फिर ये लाइन किसने कही थी। अब बार बार उसमें क्योंकि सोशल इंजीनियरिंग के बारे में बात हो रही है तो दैट मीन्स ये रॉस्को पाउंड ने कही थी। ड्यूरल पोस्टुलेट्स इनके हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मूविंग टूवर्ड्स द नेचुरल लॉ स्कूल। नेचुरल लॉ स्कूल के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये बहुत ज्यादा रीजन के ऊपर वो करते थे कि लॉ वो है जो रीजनेबल है, जो नेचुरल है, जो इनहेरेंट है। तो अकॉर्डिंग टू द नेचुरल लॉ स्कूल हमको पता है कि क्या सही है और क्या गलत है, क्या रीजनेबल है, क्या रीजनेबल नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू द नेचुरल लॉ स्कूल एवरी पर्सन हैज द सेंस ऑफ व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। सो लॉ अलग से बना के जरूरत नहीं है कि हमको बताए क्या सही है क्या गलत है। हर पर्सन के पास एक इनहेरेंट सही गलत की समझ होती है। दैट इज व्हाट वाज सेड बाय द नेचुरल लॉ स्कूल। नाउ इसमें 3 पीरियड थे, एक एंशिएंट पीरियड, मिडिवल पीरियड एंड रेनेसेंस पीरियड। इनके अलग अलग ज्यूरिस्ट थे, ठीक है, सोक्रेटिस, एरिस्टोटल, स्टोइक, सिसेरो। सिसेरो का ये लाइन बहुत बार पूछी गई है, लॉ इज द हाईएस्ट रीजन इम्प्लांटेड इन नेचर। ये लाइन किसने गई थी? दिस लाइन वाज दिस सेंटेंस वाज गिवन बाय सिसेरो। देन थॉमस लॉक, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, ये भी कई बार पूछा गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कौन सी थ्योरी, कौन से प्रिंसिपल्स किसने दिए थे। तो थॉमस लॉक वाज द पर्सन हु गिव द सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी एंड सिसेरो ने ये सेंटेंस बोला था। उसके अलावा 3 भागों में नेचुरल लॉ स्कूल बटा हुआ है। मूविंग टूवर्ड्स द फिलोसॉफिकल स्कूल, इनके फादर कौन थे? ह्यूगो ग्रोशियस थे, तो आपको फादर डेफिनेटली याद होना चाहिए। उसके अलावा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगेन इनके बारे में भी कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं। कैटेगरिकल इम्पेरेटिव, ये क्या होता है और ये किसने दिया है और ये कौन से स्कूल से बिलोंग करते हैं, इतना भी आपको पता होना चाहिए। हीगल भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन थे फिलोसॉफिकल स्कूल में। इनका कहना था व्हाट इज रीजनेबल इज रियल एंड व्हाट इज रियल इज रीजनेबल, ठीक है। ऐसे काफी सारे जूरिस्ट के अलग अलग स्टेटमेंट्स आपको मिलेंगे जूरिस्प्रूडेंस में। कमिंग की इनकी आइडियोलॉजी क्या थी, फिलोसॉफिकल स्कूल वालों की आइडियोलॉजी के बारे में जब हम बात करते हैं तो ये बहुत ज्यादा रीजन पे बिलीव करते थे। ये बोलते थे कि अगर कोई भी चीज है तो उसका हमको रीजन बताओ। वी आर रेडी, आप जो भी बोलोगे कि लॉ ऐसा है हम मान लेंगे, लॉ सोसाइटी से आया है या फिर लॉ कमांड ऑफ द सोवरेन है, हम सब मान लेंगे, लेकिन टेल अस द रीजन बिहाइंड इट। तो व्हाट इज इट, व्हाई इज इट, और हमको उसका पालन कैसे करना है, बस हमको ये बता दो। इस चीज के ऊपर फिलोसॉफिकल स्कूल के जो भी जूरिस्ट थे वो उन्होंने बार बार इस बारे में बात की है। नाउ कमिंग टू द लास्ट स्कूल जो है आज का हमारा वीडियो में, दैट इज रियलिस्ट स्कूल। नाउ हमने देखा कि एनालिटिकल स्कूल का बोलना था कमांड ऑफ द सोवरेन, हिस्टोरिकल स्कूल का बोलना था कि हम सोसाइटी में जाएंगे, हम बहुत पीछे जाएंगे, हम हिस्ट्री में जाएंगे, वहां से हम कस्टम्स लेकर आएंगे और उसको हम लॉ बनाएंगे। सोशलॉजिकल स्कूल का बोलना था कि सोसाइटी और लॉ एक साथ चलते हैं, एक दूसरे पे निर्भर हैं, हमें सोसाइटी में मिलजुल के रहना चाहिए और हम लोग जो एक दूसरे पे डिपेंडेंट है उससे ही हम लॉ बनाते हैं। फिलोसॉफिकल स्कूल का बोलना था आप जो भी लॉ बना रहे हो, जहां से भी ला रहे हो ले आओ, बट उसका रीजन बताओ, वो क्या है, वो क्यों है और उसका हमको कैसे पालन करना है। दैट इज व्हाट वाज योर फिलोसॉफिकल स्कूल। जब हमने नेचुरल लॉ स्कूल के बारे में बात करी तो हमने ये देखा कि नेचुरल लॉ स्कूल के लोगों की इतनी ऐसी थिंकिंग थी कि हर इंसान को पता है क्या सही है क्या गलत है, लॉ अलग से बना के हमको बताने की जरूरत नहीं है। एवरी पर्सन हैज दिस इनहेरेंट थिंग, उसको पता होता है कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। कमिंग टू द रियलिस्ट स्कूल, अब ये लोग वो लोग थे जो कि कंक्लूजन के बारे में बात करते थे या फिर इफेक्ट के बारे में। वो बोलते थे ठीक है लॉ है, जहां से भी आया, जो भी आया, जिस भी रीजन से आया, उसका इफेक्ट क्या पड़ रहा है, ठीक है, उसका इफेक्ट क्या है, हमको उससे मिलेगा क्या, वाई लॉ, उसका इफेक्ट क्या होगा। ये कंक्लूजन के ऊपर ध्यान देते थे, उसकी प्रैक्टिकल चीजों के बारे में बात करते थे कि हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो उससे हमको क्या मिलेगा। सो दे फोकस्ड ऑन डिसीजंस, वर्किंग ऑफ लॉ एंड इट्स इफेक्ट,
इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन थे वो थे होम्स, जिन्होंने बैडमैन थ्योरी दी थी। बैडमैन थ्योरी क्या है, किसने दी थी, आपको ये पता होना चाहिए। बेसिकली इट सेड दैट लॉ ऐसा होना चाहिए जिसमें हम ये देखें, जब हम लॉ बनाएं तो हम लॉ को इस तरीके से बनाएं कि एक जो बैड मैन होता है, जो इंसान होता है जो अच्छा नहीं होता है, मान लीजिए कोई चोर है, कोई थीफ है, ठीक है, तो कोई भी बैड मैन होता है वो लॉ को बहुत अच्छे तरीके से प्रिडिक्ट कर पाता है। तो आप उस नजरिए से बनाओ जिस तरीके से एक बैड मैन सोचेगा, जिससे कि लॉ में कोई लूप होल्स नहीं होंगे। तो दैट वाज व्हाट बैडमैन थ्योरी वाज ऑल अबाउट। देन ग्रे बहुत फेमस और इंपॉर्टेंट पर्सन थे इसमें। अगेन इन्होंने कोर्ट ओरिएंटेड अप्रोच दी कि जो भी जजमेंट डिसीजंस कोर्ट देता है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ लॉ है। इसलिए ग्रे के हिसाब से प्रीसिडेंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ लॉ। एल्विन ने फंक्शंस ऑफ लॉ दिए थे, लॉ जॉब्स के बारे में बात किया था। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट जेरोम फ्रैंक, he was called the father, he was the father of the symbol theory। अभी सिंबल थ्योरी क्या है इतना आपको पता होना चाहिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हमने सारे स्कूल्स देखे, स्कूल्स को हमको कैसे पढ़ना है, बाकी टॉपिक्स को कैसे पढ़ना है। इन सब चीज़ों से बाहर निकल के आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप बेसिक बेसिक नॉलेज इन सब के बारे में रखिए। ये याद रखना कि कौन सी थ्योरीज हैं और वो थ्योरीज किसने दी और उन थ्योरीज का कंसेप्ट क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक आइडिया रखना कि सारे स्कूल्स जो हैं उनकी आइडियोलॉजी क्या है। तो अगर कोई भी लाइन, पैसेज, सेंटेंस कुछ भी आता है, उस आइडियोलॉजी को समझ के आप सही आंसर्स दे सकते हो। उसके अलावा डू नॉट फॉरगेट टू मेक द टेबल, क्योंकि दैट टेबल विल हेल्प यू, तुक्के मारने में वो टेबल आपको बहुत हेल्प करेगी। सो यस, दैट्स ऑल फॉर टुडे। देन सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।